Hello my dear friends, my lovely students. How are you all? I hope, I wish and I am sure that you all are in the perfect state of your physical as well as mental health. मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, मुझे आशा है और मैं कामना करता हूं कि आप सब अपने मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होंगे और मेहनत से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत ही खुशी अपना जो है तैयारी में लगे हुए होंगे। ठीक है सर। वेलकम टू वन अनदर सेशन। माई सेल्फ मिस्टर अमित कुमार एंड वेलकम टू बॉटनी बाबा, माई यूट्यूब चैनल, है ना सर, जहाँ पे आप सीखते हैं नीट बॉटनी बायोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण ज्ञान, जो कि आपको नीट में सफल दिलाने में डेफिनेटली बहुत सहायक होता है। ठीक है सर। आज का हमारा सेशन रहने वाला है जो हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का पहला लेक्चर था, उसका कंटिन्यूशन है ना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसको ज़रूर देखिए। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो। ठीक है सर। और आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, है ना, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए सर। सब्सक्राइब अगर आप करते हैं, शेयर करते हैं तो इससे मुझे खुशी मिलती है और इस संसार में खुशियाँ बांटने से बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं है ना सर। तो सर बी हैप्पी एंड स्प्रेड द हैप्पीनेस, है ना सर। चलिए सर शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने सेल साइकिल का इंट्रोडक्शन दे दिया था, बता दिया था कि सेल साइकिल के दो फेज होते हैं, मेनली इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज को हम G1 G2 में डिवाइड करते हैं, इंटरफेज को G1 G2 में डिवाइड करते हैं, जो कि मोर देन 95% को काउंट करता है। ठीक है। और लेस देन 5% के लिए एम फेज रेस्पॉन्सिबल होता है, या लेस देन 5% में एम फेज होता है, जहाँ पे एक्चुअल डिवीजन होता है। ये हमने बता दिया था। ठीक है। आज हम बेसिकली एम फेज से डील करेंगे। ठीक है। एम फेज शुरू करने से पहले G0 के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना सर। तो मैं बताता हूँ G0 के बारे में। देखो G0 जो फेज है एक्चुअली वो उस पर काफ़ी राजनीति हो जाती है। ठीक है। मतलब लास्ट ईयर नीट में क्वेश्चन आया था तो उसमें काफ़ी मतलब अप एंड डाउन क्वेश्चंस के ऑप्शंस इस तरह से थे कि राजनीति हो जाती है। ठीक है। तो G0 देखो क्या है, क्यूसेंट स्टेज है। ये क्यूसेंट स्टेज है या फेज है, और ये सर ये किसका फेज है? ये सेल साइकिल का ही फेज है, ऑफ सेल साइकिल इटसेल्फ। यानी कि आप ये मान के चलिए कि सेल साइकिल की 5 स्टेज है, जिनमें से 5 भी ये है। ठीक है। आप ऐसे मानो कि सर है क्या, तो देखो G0 फेज जो है वो एग्जिट है फ्रॉम G1, एग्जिट फ्रॉम G1, इट इज नॉट एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल, है ना सर। ये सर ध्यान रखिएगा आप। अब मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे क्या होता है कि कुछ सेल्स होती हैं, जैसे आप प्लांट में ले लीजिए सर। प्लांट में क्या होता है, जैसे एक टिश्यू सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। इसने डिवाइड किया, 2 डॉटर सेल बनी। ठीक है। अगर ये दोनों डॉटर सेल ही फर्दर डिवाइड करती हैं तो मीन्स टू से दे बोथ डॉटर सेल आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। मीन्स टू से दे बोथ डॉटर सेल्स आर एंटरिंग इनटू द G1 फेज। बट अगर अनदर केस आप लेते हैं, सपोज करो एक पेरेंट सेल है, ये डिवाइड करती है। ठीक है। और ये बोलती है डैट आई विल नॉट डिवाइड फर्दर, मैं डिवाइड नहीं करने वाली हूँ, और ये बोलती है डैट आई विल कीप ऑन डिवाइडिंग फर्दर, मैं आगे और भी डिवाइड करूँगी। तो यानी कि ये डिवाइड कर देती है। ठीक। 2 डॉटर सेल बनती हैं, जिनमें से एक मना कर देती है। तो सर ये जो डिवाइड कर रही है, ये जा रही है G1 में, ये भी जा रही है G1 में, ये हो गए हैं परमानेंट टिश्यू, है ना, परमानेंट टिश्यू की सेल, और ये चले गए हैं G0 फेज। ठीक है। ऐसी एनिमल के अंदर होता है, हमारे एनिमल बॉडी के अंदर होता है कि बहुत सी सेल, जैसे न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन डिवाइड नहीं करते हैं तो वो G0 में रहते हैं ना। वो कहाँ पे रहते हैं? G0 में, जो कि क्या है, क्यूसेंट स्टेज है ना, और सेल साइकिल की ही स्टेज है। ठीक है। अब जैसे सेल है ना, जैसे डिसाइड किया कि आई विल डिवाइड, G1 में एंटर कर दी, तो वो एग्जिट करके G0 में जा सकती है। सर याद रखिएगा, एग्जिट G1 से होगा, सेल साइकिल एग्जिट नहीं होगा। G1 से एग्जिट करके कहाँ जाएंगे? G0 में। और G0 क्या है? वन अनदर स्टेज है, सेल साइकिल का ही स्टेज है, जहाँ पे सेल जो है वो मतलब मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, काम करती है, बट डिवाइड नहीं करती है। ठीक है। सेल जो है G1 से G0 में जा सकती है, G0 से G1 में आ सकती है, वापस से G0 में भी जा सकती है, बिफोर इट प्रोसीड इनटू द एस फेज। एक बार एस फेज में चली गई तो फिर तो डिवाइड करना ही पड़ता है ना सर, ये मजबूरी है। ठीक है। तो ये G0 है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए सर, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस थिंग बाय द लाइन ऑफ NCERT, राइट। ये देखो, सम सेल इन द, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं,
सम सेल इन द एडल्ट एनिमल सेल्स डू नॉट अपियर टू एग्जिबिट सेल डिवीजन, जैसे हार्ट सेल एंड मैनी अदर, है ना सर, हार्ट सेल एंड मैनी अदर सेल्स, ठीक है। ये कभी कभी डिवाइड करती है जब जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखो ये ध्यान से सुनना है सर, दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट जीवन फेज। जीवन फेज को एग्जिट कर दिया, जीवन फेज को एग्जिट करने के बाद कहाँ पे चले गए हैं, एंटर कर जाते हैं एक इनएक्टिव स्टेज जिसको क्यूसेंट स्टेज कह रहे हैं ऑफ सेल साइकिल, है ना। तो क्यूसेंट स्टेज जो है यानी कि G0 जो स्टेज है वो सेल साइकिल की ही स्टेज है। दिस इज द मेन पॉइंट। तो G0 इज नॉट एग्जिट फ्रॉम सेल साइकिल, इट इज जस्ट एग्जिट फ्रॉम G1 एंड इट इज, और इसमें क्या हो रहा है, सेल G1 एग्जिट करके एक दूसरी ही सेल साइकिल की स्टेज में जा रही है ना सर, दूसरी सेल साइकिल की स्टेज में जा रही है। मतलब सेल साइकिल एग्जिट नहीं हुआ है, सिर्फ G1 एग्जिट हुआ है और G1 एग्जिट होके सेल साइकिल की ही एक स्टेज में जा रही है जिसे आप क्यूसेंट स्टेज कहते हो, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द क्यूसेंट स्टेज, G1 स्टेज, ठीक है। चलिए सर, अब हम मेन कंटेंट आज का शुरू करते हैं, जो क्या है, जो है हमारा एम फेज यानी कि माइटोसिस, ठीक है सर। तो देखिए G1S G2 के बाद हमने क्या सीखा कि G1 में सारे सेल ऑर्गेनल डबल हो गए, है ना। जो प्रिपरेशन करनी थी S फेज में DNA को डबल करने के लिए वो सारा होमवर्क हो गया, जैसे DNA पॉल एंजाइम बन गया, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन बन गई, न्यूक्लियोटाइड्स बन गए। S फेज में DNA डबल हो गया, क्रोमोसोम नंबर सेम रहे बट DNA डबल हो गया, है ना सर। तो जस्ट ए सेकेंड, देखो एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ कि व्हाट हैपन्स इन द S फेज। देखो S फेज में क्या होगा, दिस इज डायग्राम, वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम, है ना सर। यस सर, देखो मैंने एक्सप्लेन किया था, जस्ट अ सेकेंड। जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम है ना सर, ये सेंट्रोमियर है, क्रोमोसोम में आर्म है, तो ये G1 स्टेज का सीन है, ठीक। G2 स्टेज में ये हो जाता है, हर एक क्रोमोसोम पे दो दो क्रोमेटिड आ जाते हैं, है ना। आप पुराने लेक्चर में देख सकते हैं, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, डबल क्रोमेटिड हो जाते हैं। मतलब क्या हो जाता है, 2 आर्म्स हो जाती हैं, सॉरी 2 क्रोमेटिड 2 थ्रेड्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद आफ्टर एम फेज यानी कि डॉटर सेल में ये दोनों डिफरेंस अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने G2 स्टेज तक का पढ़ लिया था, राइट। हमने यहाँ तक का पढ़ लिया था G1S G2 तक। आज हम पढ़ने वाले हैं एम फेज। क्या पढ़ने वाले हैं हम, एम फेज पढ़ने वाले हैं, ठीक है सर। चलिए सर शुरू करते हैं, ठीक। नाउ लिसन टू मी, जस्ट अ सेकेंड। तो देखिए सर, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में एम फेज, और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पहले माइटोसिस। तो माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, है ना सर। सर इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो मटेरियल डबल हुआ है, जो भी सेल ने इंटरफेज में आई फेज में डबल किया है, उसको 2 डॉटर सेल में इक्वल डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या कह रहे हैं, इक्वेशनल डिवीजन, राइट। और ये जो माइटोसिस है, देखो ये हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल दोनों में होता है ना सर, दोनों में हो सकता है। देखो मोस्टली एनिमल में डिप्लॉइड सेल्स होती है तो उनमें तो होगा ही माइटोसिस, उनमें म्योसिस भी हो सकता है बट माइटोसिस होगा। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे मेल हनी भी होती है हैप्लॉइड है, तो उसमें सिर्फ माइटोसिस ही पॉसिबल है, तो माइटोसिस हो गया, ठीक है। इसके अलावा जैसे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो गैमेटोफिटिक स्टेज होती है वो हैप्लॉइड होती है, तो उसमें भी सिर्फ माइटोसिस पॉसिबल है, ठीक है। तो एक्चुअली ये दोनों तरह की सेल्स में हो सकता है, ठीक है। अगर 40 क्रोमोसोम है एक पेरेंटल सेल पे, तो उसकी जो डॉटर सेल्स आएंगी दो, उन दोनों पे भी 40 क्रोमोसोम ही प्रोड्यूस होंगे, तो इसीलिए इसको कह रहे हैं इक्वेशनल डिवीजन, है ना। आप याद करो हमने क्या बोला था, G1 स्टेज में 2n क्रोमोसोम नंबर और 2c DNA कंटेंट। फिर आफ्टर एस फेज G2 फेज में 2n क्रोमोसोम नंबर एंड 4c DNA कंटेंट, है ना सर। और आफ्टर एम फेज क्या होगा, जो 2 डॉटर सेल बनेंगी उनमें क्या हो जाएगा, 2n एंड 2c, 2n एंड 2c। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आफ्टर एम फेज यानी कि आफ्टर माइटोसिस जो डॉटर सेल बनी है उनमें
और एक्चुअल पेरेंटल सेल में क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट सेम है, इसलिए उसको क्या कह रहे हैं हम इक्वेशनल डिवीजन कह रहे हैं। ठीक है, चलिए सर अब बात आती है सर हमें कैसे पता चलेगा कि माइटोसिस स्टार्ट हो चुका है। तो सर देखो जैसे जैसे ये डायग्राम है ना सर, ये डायग्राम है हमारा एनसीईआरटी का, कहाँ गया, ये रहा है ना। जैसे ये डायग्राम है, ठीक है, आप इसमें क्या देख रहे हो कि G1 बनाया हुआ है, ठीक है, बीच में ये बाउंड्री बना दी है, फिर एस फेज, फिर बाउंड्री, फिर G2 फेज, फिर बाउंड्री, प्रोफेज के बाद बाउंड्री, फिर बाउंड्री, फिर बाउंड्री, फिर बाउंड्री, फिर बाउंड्री। तो क्या सर वाकई में सेल के अंदर ऐसे बाउंड्री होती हैं? नहीं सर, सेल में ऐसे बाउंड्री नहीं होती, कोई ऐसे चेक पोस्ट नहीं है कि आप, या कोई बॉर्डर नहीं है कि आप चलते चलते सेल चलते चलते उस बॉर्डर को क्रॉस करके अगली स्टेज में पहुंच जाएगी। नहीं सर, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, वो तो क्या है कि बस हम साइंटिस्टों ने क्या किया हुआ है, कुछ स्पेसिफिक इवेंट को मान लेते हैं कि ये दिस इज द मार्किंग ऑफ डेट पर्टिकुलर स्टेज, है ना, कि अगर सेल में कुछ ऐसा सा होता दिख जाएगा तो हम मान लेंगे कि क्या आ गया है, प्रोफेज आ गया है। या मान लीजिए सीधी सी बात बोलते हैं कि सर अगर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया तो मान लेंगे क्या है कि एस फेज स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ऐसी सर ऐसा क्या इवेंट है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, G1 है G2 सब कंटिन्यूस प्रोसेस है, M भी कंटिन्यूस है। तो सर ऐसी कौन सी बात है जिससे हम मान लें कि प्रोफेज स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो सर देखो प्रोफेज स्टार्ट होने को मानते हैं, प्रोफेज कैरियोकाइनेसिस का पहला स्टेज है ना सर, है ना, ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा और न्यूक्लियस के डिवीजन को हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस के डिवीजन को हम कह रहे हैं कैरियोकाइनेसिस, और उसी कैरियोकाइनेसिस का पहला स्टेज क्या होता है, प्रोफेज होता है, जो कि मैंने अभी अभी बताया। ठीक है, तो देखो प्रोफेज फिर से समझ लो, जैसे एस फेज में डीएनए डबल हुआ, अब उस डीएनए को पैक करना है। अब सर ये पैक करना क्या होता है ना, तो जैसे सपोज करो एक वायर है ना, सपोज दिस इज ए वायर, ठीक, इस वायर को आपको क्या करना है, इस तरह से रैप करना है। ठीक, तो ये हो गया पैकिंग, ये कंडेंसेशन हो गया। क्या हो गया सर, कंडेंसेशन हो गया। ठीक है, तो इस कंडेंसेशन को हम, इसी प्रोसेस को हम मानते हैं जब सेल के अंदर स्टार्ट हो जाती है कि प्रोफेज स्टार्ट हो गया है। ठीक है सर, फिर से समझिए, जैसे एस फेज में डीएनए डबल हुआ, डीएनए डबल हुआ मतलब आपके पास जैसे पतंग उड़ाने का थ्रेड है, वो थ्रेड आपके पास 500 मीटर है, आपने 500 मीटर और ले लिया, डबल हो गया डीएनए, डीएनए मतलब थ्रेड डबल हो गया। तो अब आप उसको क्या करते हो, कैसे पैक करके रखते हैं जिससे अगले दिन अच्छे से पतंग उड़ाई जा सके, आप उसको चरखी पे लपेट के रखते हो। तो जो बहुत बड़ा डीएनए यानी कि थ्रेड होता है पतंग उड़ाने का, वो छोटी सी जगह में आ जाता है, इसको कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, तो जैसे हमारा, मैंने अभी भी डायग्राम दिखाया था, जैसे ये मान लीजिए एक डीएनए है हमारा, ठीक है, तो ये डबल हो गया था एस फेज में, है ना, ये डबल होने की वजह से क्या हुआ था, ये हमारे पास डबल थ्रेड्स आ गए थे या डबल क्रोमेटिड्स आ गए थे। अब इसको बहुत छोटी सी जगह में पैक करना है ना सर, इसको छोटी सी जगह में पैक करना है, और जब आप इसे पैक कर दोगे तो जो स्ट्रक्चर बन के आती है उसे ही हम क्या कह देते हैं, प्यार से उसे ही हम क्या कह देते हैं, क्रोमोसोम कह देते हैं। ठीक है, यस। तो ये जो एक्सटेंडेड या लूज्ड स्टेट है ना सर, ये फ्री स्टेज है, ये एक्सटेंडेड या लूज स्टेज है किसकी, क्रोमेटिड की। वहां से लेके ये वाली जो स्टेज है कंडेंस्ड फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म, इसी को क्या कह रहे हैं, क्रोमोसोम कह रहे हैं, राइट सर। सर कंडेंस्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, छोटी जगह में आ जाना, है ना, उसको कंडेंस्ड कहते हैं। तो ये जो एक्सटेंडेड लूज स्टेज है क्रोमेटिन की, है ना, डीएनए प्लस प्रोटीन की, उससे क्रोमोसोम बनने की जो प्रोसेस है ना सर, वो जो क्रोमोसोम बनने की प्रोसेस है उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं या पैकिंग ऑफ डीएनए कहते हैं, 12th क्लास में मॉलिक्यूलर बेसिस में दिया हुआ है। तो ये जो प्रोसेस है पूरी, ये प्रोफेज के अंदर चलती है, किसके अंदर चलती है, प्रोफेज के अंदर चलती है ना। तो अब आपको समझेगा कि प्रोफेज कब स्टार्ट होती है, या हम प्रोफेज कब मानते हैं। देखो जब ये कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, ये पूरा ये एक्सटेंडेड स्टेट है ना, बिखरा पड़ा हुआ डीएनए है, बिखरा पड़ा हुआ थ्रेड है, जब आपने उस थ्रेड को चरखी पे लपेटने स्टार्ट कर दिया यानी कि कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया सेल में, तब से हम मानते हैं कि प्रोफेज क्या है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है सर, क्या बोलते हैं उसको, प्रोफेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे प्रोफेज आगे बढ़ेगा, ठीक, तो देखिए सर सेल के अंदर क्या क्या इवेंट होंगे। ठीक है,
देखिए सर, सपोज दिस इज ए सेल और उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब देखो एस फेज में ही एक इवेंट और होता है, क्या कि जो सेंट्रोजोम है ना सर, सेंट्रोजोम जो है, सेंट्रोजोम डुप्लीकेट होता है ना। एस फेज में सेंट्रोजोम क्या होता है, डुप्लीकेट होता है। तो सर वो सेंट्रोजोम का जो पेयर है ना, ये सेंट्रोजोम जो है वो अपोजिट एंड की तरफ मूव करता है, किसमें, प्रोफेज में, ठीक है सर। फिर से समझिए, जैसे सेंट्रोजोम है ना सर, एक सेंट्रोजोम, ये कहाँ पे डबल हुआ था, एस फेज में। तो ये पेयर जो है इनमें से एक जो है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करता है, ठीक है सर। अब देखो फिर से समझिए, जो सेंट्रोजोम है ना, सेंट्रोजोम के चारों तरफ इस तरह से कुछ रेडिएशंस निकले रहते हैं, उनको हम एस्ट्रल रेज कहते हैं, है ना सर, एस्ट्रल रेज कहते हैं। तो ये जो एस्ट्रल रेज है ये भी कहाँ पे बनी, ये भी कहाँ पे बनी सर, प्रोफेज में बनी। सुनते रहिएगा सर, तो एस्ट्रल रेज कहाँ बनती है, प्रोफेज में बनती है। और एस्ट्रल रेज बनने के बाद ये जो पेयर है ये सेंट्रियोल का ये अपोजिट पोल की तरफ इस तरह से स्लाइटली मूव करता है। ये कहाँ मूव करता है सर, ये भी कहाँ पे मूव करेगा, ये भी मूव करेगा प्रोफेज के अंदर, ठीक है। ये सारे इवेंट है, सब दिया हुआ है एनसीईआरटी में, है ना सर। ये देखिए, ये अपोजिट पोल की तरफ कहाँ पे मूव करेगा, प्रोफेज में। ड्यूरिंग प्रोफेज इट मूव्स टू द अपोजिट पोल, नियर अबाउट अपोजिट पोल, ठीक है। तो एक तो ये इवेंट हो गए, ठीक है, प्रोफेज में। दूसरा सुनते रहिए सर, दूसरा क्या है, ये जो आप देख रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एज प्रोसीड होती है प्रोफेज, इट गोज ऑन डिप्लीटिंग स्लोली, सॉरी नॉट स्लाइटली, ये धीरे धीरे डिप्लीट होती जाती है। सर ये डिप्लीट क्यों होती है, ये इसलिए डिप्लीट होती है ताकि जो मटेरियल डबल हुआ है एस फेज में, जो कंडेंसेशन चल रहा है जिससे क्रोमोजोम बनने वाले हैं, वो क्रोमोजोम ईजिली दो डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, है ना सर। सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने से डॉटर सेल में क्रोमोजोम के डिस्ट्रीब्यूशन का क्या लेना देना है, अभी समझ में आएगा। देखो क्रोमोजोम्स जो हैं, अब समझना, देखो क्रोमोजोम किस स्टेज में पड़े हुए हैं फिलहाल, इस स्टेज में, ठीक है, उनका कंडेंसेशन चल रहा है। तो ड्यूरिंग प्रोफेज, ध्यान से सुनिएगा सर, ड्यूरिंग प्रोफेज ईच क्रोमोजोम इज विजिबल, क्लियरली विजिबल, या कह सकते हैं सफिशिएंटली विजिबल कि उस पर दो क्रोमेटिड है। यानी कि जो हम डायग्राम पढ़ते हैं इस तरह से कि ये दो क्रोमेटिड वाला क्रोमोजोम, ये सबसे पहले आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है प्रोफेज के अंदर, ये ऐसे, ये ऐसा डायग्राम आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, या क्रोमोजोम की ये स्ट्रक्चर कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी सबसे पहले आपको बेटा देखने को मिलती है प्रोफेज में, है ना, ड्यूरिंग प्रोफेज स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। तो ये वाली स्ट्रक्चर आ गई, ठीक है सर, ये वाली स्ट्रक्चर आ गई। तो ये सारी स्ट्रक्चर जो हैं ये क्रोमोजोम है, सपोज करो मैं 4 क्रोमोजोम बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, और एक ले लेते सर ब्लू कलर का, ये 4 क्रोमोजोम आ गए, ठीक है। ये अपना इधर उधर पड़े हुए हैं। अब 2 डॉटर सेल में डिवाइड करना है, तो सर इनको कुछ रस्सियों से जकड़ना पड़ेगा, है ना, कुछ फिलामेंट से जकड़ना पड़ेगा, और उन फिलामेंट का नाम होता है स्पिंडल फाइबर। वो स्पिंडल फाइबर कहाँ बनेंगे सर, वो स्पिंडल फाइबर भी प्रोफेज में बनेंगे, ये, ठीक है। तो ये स्पिंडल फाइबर यहाँ काइनेटोकोर पे अटैच हो सकें, अच्छे से अटैच हो सकें, इसके लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का टूटना जरूरी होता है, और ताकि जो अंदर का मटेरियल है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो सके तो स्पेस की भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है, ठीक है। तो देखिए सर, प्रोफेज में मेन इवेंट क्या क्या आया, अगर आप कैलकुलेट करें अभी तक के हिसाब से, तो सर प्रोफेज में मेन इवेंट आया कि जो सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम अपोजिट पोल की तरफ जाता है, अपोजिट पोल की तरफ जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है, ठीक। और सर स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, और स्पिंडल फॉर्मेशन होने से स्पिंडल फाइबर का जाल फैल जाता है सेल के अंदर, तो सेल ऑर्गेनल डिसअपियर हो जाते, दिखने बंद हो जाते सर माइक्रोस्कोप में, सेल ऑर्गेनल डिसअपियर्स, सेल ऑर्गेनल्स
डिसअपियर। सेल ऑर्गेनल्स डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। प्रोफेज को सर स्पाइरम स्टेज भी कहते हैं, हालांकि ये टर्म एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसका वास्तविकता से मतलब कि नीट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि बॉल ऑफ वूल ऊन के गोले जैसे दिखाई देते हैं क्रोमोजोम स्टार्टिंग, ठीक है, तो ये भी है। अच्छा, प्रोफेज जो है वो लॉन्गेस्ट फेज होती है सर किस में से, कैरियोकाइनेसिस की चारों स्टेज में से, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोफेज का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो प्रोफेज जो है लॉन्गेस्ट है, तो प्रोफेज को सफिशिएंटली अच्छे से स्टडी करने के लिए क्या करते हैं हम, 3 स्टेज में डिवाइड कर देते हैं सर। वो 3 स्टेज कौन कौन सी हैं, अर्ली प्रोफेज है ना सर, और लेट प्रोफेज, और एक प्रो मेटाफेज या ट्रांजिशन टू मेटाफेज। एनसीईआरटी कहती है ट्रांजिशन टू मेटाफेज, है ना। तो देखो सर, अगर मैं आपको यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाता हूँ, जैसे ये है, ये एनसीईआरटी है, ठीक है सर। तो देखो यहाँ पे कुछ खास नहीं दिख रहा है, देखो ये अर्ली प्रोफेज है, सॉरी ये क्या है, अर्ली प्रोफेज है, ये अर्ली प्रोफेज है, ठीक है सर, और ये लेट प्रोफेज है। देखो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसअपियर होते हुए दिखाया हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे ना इन्होंने एस्टर रेज नहीं बनाया, स्पिंडल फाइबर नहीं बनाया, ये इनकी थोड़ी सी गलती है ना। यहाँ पे अगर स्पिंडल फाइबर एस्टर रेज होते तो मजा आ जाता, ठीक है। देखो यहाँ पे दिखाया ट्रांजिशन टू मेटाफेज। सर ट्रांजिशन टू मेटाफेज जो है वो एक्चुअली हायर बुक इसको लिख देती है प्रो मेटाफेज, हायर बुक इसी को प्रो मेटाफेज लिख देती है, ठीक है। तो इसमें आप देखो सर, ये डायग्राम बहुत अच्छे हैं समझने के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये क्रोमेटिन मटेरियल ब्लू कलर का और ये पर्पल शायद रेड कलर का ये दिख रहा है ना, ऐसी बिखरा हुआ पड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ कि डबल डबल क्रोमेटिड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है सर, 2-2 लाइनें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और ये प्रोफेज में साफ साफ दिया भी है ना। जस्ट ए सेकेंड, यू कैन सी हेयर क्लियरली इन द एनसीईआरटी, प्रोफेज में साफ साफ दिया हुआ है, राइट, कि क्रोमोजोम मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोजोम, क्रोमोजोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। तो अगर क्वेश्चन आता कि पहली बार 2 क्रोमेटिड कहाँ दिखाई देते, तो आंसर आएगा प्रोफेज, नॉट मेटाफेज। मेटाफेज में क्लियरली विजिबल होते हैं, है ना सर, हाँ, ठोको लाई, ठीक है सर। चलिए सर, अभी उसके बाद देखो दिस इज द लाइन सर, एनसीईआरटी लाइन से क्वेश्चन आता है, प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। अब सर ये कंडेंसेशन क्या है, तो मैं बता चुका हूँ कि जो थ्रेड है, जो डोरा है पतंग उड़ाने का बिखरा पड़ा हुआ है, थ्रेड डोरा मतलब डीएनए बिखरा पड़ा हुआ है, उसको ऐसे ऐसे कंडेंस करना है, कॉम्पैक्ट करना, जिससे एक छोटा वाला क्रोमोजोम आ जाए, ठीक है ना सर। हाँ, ये हो गया, ठीक। अब देखो बाकी ये सब लिखा हुआ है, ठीक। अब देखिए सर, ये एट द एंड ऑफ प्रोफेज जब आप देखोगे तो यू विल नॉट फाइंड आउट एनी गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ईआर, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है सर। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है सर, डायग्राम देखिए सर आप, ये देखो सर, यहाँ पे ये और ये, इसको नोटिस कीजिए सर आप, ठीक है। ये देखो हम देख सकते हैं साफ साफ कि ये प्रो मेटाफेज है या ट्रांजिशन टू मेटाफेज है, ठीक है सर। इस ट्रांजिशन टू मेटाफेज में एक सेंट्रियोल ये बना हुआ है यहाँ पे, एक सेंट्रियोल ये बना हुआ है सर, ये बिल्कुल अपोजिट नहीं है, दे आर नॉट इन द अपोजिट लाइन, थोड़ा सा साइड में है, थोड़ा सा किधर है, साइड में है, ठीक है सर। मार्क डिफरेंस कीजिए सर, डिफरेंस द मार्क द डिफरेंस। देखो ये, जबकि मेटाफेज में बिल्कुल अपोजिट पोल पे आ चुके हैं, मेटाफेज में क्या है, वो बिल्कुल अपोजिट पोल में आ चुके हैं। कौन आ चुके हैं सर अपोजिट पोल में, अपोजिट पोल में आ चुके हैं सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल का पेयर, ठीक है। तो और देखिए सर, है ना, देखो ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज है, यानी कि लेट प्रोफेज भी आप इसको कह सकते हो, मतलब सॉरी प्रो मेटाफेज भी आप इसको कह सकते हैं। तो प्रो मेटाफेज में क्या क्या दिखेगा आपको कि क्रोमोजोम्स हैं, क्रोमोजोम पे स्पिंडल फाइबर अटैच है, बट लाइन में नहीं है, इक्वेटर पे नहीं है। जबकि यहाँ पे क्या दिखेगा, मेटाफेज में क्या दिखेगा कि वो इक्वेटर पे अलाइन हो चुके हैं,
ठीक है। तो दिस डायग्राम इज़ वेरी वेरी फेमस। ये मतलब बड़ा ही प्यारा डायग्राम है, मतलब ऐसा मान के चलिए कि एनटीए वालों को सबसे प्यारा यही डायग्राम, अगर सेल साइकिल में क्वेश्चन देंगे डायग्राम देंगे तो इसको देते हैं, मेटाफेज वाले को देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पीछे वाला डायग्राम है ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज, ये दोनों डायग्राम अच्छे से पढ़ने है ना। सेंट्रियोल की पोजीशन यहाँ पे और देखो थोड़ी सी साइड में है, मेटाफेज में बिल्कुल अपोजिट पोल पे है, राइट। और सारे क्रोमोसोम्स आप देख सकते हैं, सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो कहाँ पे हैं, ये सब इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे इक्वेटर पे लगे हुए हैं, ठीक है सर। हाँ चलिए सर, अब मैं आपको बताता हूँ, अभी यहाँ पे समझाता हूँ पहले, फिर मैं लाइनें पढ़वाऊँगा कि एस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। एस्टर्स क्या होते हैं, देखो सर, देखो यहाँ पे देखो, ये मैंने क्या बनाया ग्रीन कलर से, सेंट्रियोल का पेयर यानी कि सेंट्रोसोम, ठीक है। और ऊपर ये क्या निकाले हुए हैं, एस्ट्रल रेज, एस्ट्रल रेज, ठीक है सर। ये क्या निकाले हुए, एस्ट्रल रेज निकाले हुए हैं। तो देखो ये एस्ट्रल रेज हो गई, ये सेंट्रोसोम हो गया, ठीक है। और ये होगा स्पिंडल फाइबर, ये क्या होगा, स्पिंडल फाइबर। सर इनको मिला के आप क्या कहते हो, माइटोटिक एपरेटस कहते हो। क्या कहते हो सर, माइटोटिक एपरेटस कहते हो, ठीक है। तो देखो सर, ये एस्ट्रल रेज प्लस सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, ये इसको आप क्या कह रहे हो, एस्ट्रल रेज प्लस सेंट्रोसोम को आप एस्टर कह सकते हो। क्या कह सकते हो, एस्टर, ठीक है। अब देखो एक एस्टर ये हो गया इस साइड में और एक एस्टर ये हो गया इस साइड में, तो कितने एस्टर हो गए, 2 एस्टर्स हो गए, 2 एस्टर्स हो गए। और ये स्पिंडल फाइबर्स, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर है। एक्चुअली इसको मिला के आप माइटोटिक एपरेटस कहते हो। क्या कहते हो, माइटोटिक एपरेटस, ठीक है। फिर से समझिए सर, देखो सेंट्रियोल का पेयर ग्रीन कलर का, जिसको डिप्लोसोम भी कहते हैं, ठीक है। और फिर ये एस्ट्रल रेज, इसको कह रहे हैं हम एस्टर। एक एस्टर ये हो गया, एक एस्टर ये हो गया, और ये हो गया स्पिंडल फाइबर। इसको मिला के आप माइटोटिक एपरेटस कहते हैं, ठीक है। लाइन पढ़िए सर आप, देखो देखो, द 2 एस्टर्स टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर फॉर्म माइटोटिक एपरेटस, है ना। कि जो 2 एस्टर्स हैं, 2 एस्टर्स जो हैं वो 2 एस्टर और माइटोटिक एपरेटस मिलके क्या बना ले रहे हैं, सॉरी स्पिंडल फाइबर मिलके क्या बना ले रहे हैं, माइटोटिक एपरेटस बना ले रहे हैं, है ना। इसमें और अच्छे समझेगा, देखो ये देखो ध्यान से देखना सर, ये सेंट्रियोल, ये आपका क्या हो गया, ये सेंट्रियोल का पेयर जो इस तरह से बनाया होता है एनसीईआरटी में, लाइक दिस, ये सेंट्रियोल का पेयर, राइट। और उसके चारों तरफ ये क्या निकले हुए हैं, ये एस्ट्रल रेज निकले हुए हैं, ठीक है। इस पूरे को ना सेंट्रोसोम कह देते हैं। और ये वाला जो बनाया हुआ ये सेंट्रियोल का पेयर, और ये क्या निकले हुए हैं, ये निकले हुए हैं एस्ट्रल रेज, ठीक। और ये आ रहे हैं स्पिंडल फाइबर, ये जो क्रोमोसोम से अटैच है, देखो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये सब क्या है, ये है स्पिंडल फाइबर। तो 2 एस्टर और स्पिंडल फाइबर, इसको माइटोटिक एपरेटस कह रहे हैं। मेटाफेज में और अच्छा समझेगा, ये सेंट्रोसोम, ये क्या हो गए, एस्ट्रल रेज। और ये क्या हो गए, ये हो गए आपके, बोलिए सर, ये हो गए आपके स्पिंडल फाइबर। दिस सेंट्रियोल, दीज एस्ट्रल रेज, दिस सेंट्रियोल, दीज एस्ट्रल रेज एंड दीज स्पिंडल फाइबर, ये सब मिलके क्या कहलाते हैं, माइटोटिक एपरेटस कहलाते हैं, ठीक है सर। चलिए, तो दिस इज अबाउट द प्रोफेज, है ना। ये प्रोफेज हो जाता है। ब्रीफ में अगर बताऊं तो कंडेंसेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल से स्टार्ट होता है, ठीक है सर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे गायब हो जाती है, 2 माइटोटिक एपरेटस देखने को मिलते हैं, ठीक है सर। और ईच क्रोमोजोम इज हैविंग 2 क्रोमेटिड्स, है ना सर। ठीक ठाक विजिबल होता है, क्लियरली विजिबल तो, और काउंटिंग तो क्रोमोसोम की मेटाफेज में ही होगी, ठीक है। अब बात आती है सर कंडेंसेशन कहाँ तक चलता है, तो कंडेंसेशन चलता है सर मेटाफेज तक, ठीक है सर। हाँ, एट द एंड ऑफ प्रोफेज यू विल सी दैट सेल ऑर्गेनल डिसअपियर होंगे, सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। अब स्टार्ट होता है मेटाफेज, ठीक। अब जैसे हमने बोला कि सर वो प्रोफेज कब स्टार्ट हुआ, ये तो हमको समझा,
कि अगर जेनेटिक मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल ऐसे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोफेज की स्टार्टिंग कहते हैं। सर मेटाफेज की स्टार्टिंग किससे कहते हैं? ठीक है, तो देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ पे गायब हुई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ डिसेप्टर हुई, प्रेफेज में। ठीक है, जिस टाइम पे कंप्लीट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, ठीक है सर, जिस टाइम पे कंप्लीट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है उसे हम कहते हैं स्टार्टिंग ऑफ मेटाफेज। जैसे ये डॉट्स मैंने लगाए हैं, है ना सर, आप इनको ऐसे ले लो, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी यहाँ पे, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी यहाँ पे, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे कहाँ पे डिसेपियर हो गई, ये जैसे मान लीजिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने बनाई, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ पे डिसेपियर हुई सर, ये डिसेपियर हुई आपकी प्रोफेज के अंदर, है ना। और जिस टाइम ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेपियर हो रही है, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे जा रहे हैं, ठीक है, काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहे हैं, सब काम चल रहा है, ठीक है, सब काम चल रहा है और ये यहाँ तक आ चुके हैं, है ना सर। ट्रांजिशन टू मेटाफेज वाले डायग्राम में हमने देखा, ठीक है, इस तरह से, राइट, लाइक दिस, इस तरह से इधर उधर पड़े हुए हैं क्रोमोसोम, ठीक है, ये लाइक दिस, ठीक है। तो अभी भी ना क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बहुत कम बची रहती है। साइंटिस्टों ने एक पैरामीटर मान लिया है कि जिस टाइम पे सारी की सारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी पूरी की पूरी, उसे हम मेटाफेज की स्टार्टिंग कहेंगे, दैट विल बी द स्टार्टिंग ऑफ मेटाफेज, है ना सर। तो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, स्टार्टिंग है किसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये मेटाफेज की स्टार्टिंग है, ठीक है। और मेटाफेज समझने में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है सर। सबसे करैक्टरिस्टिक फीचर है जब सारे के सारे क्रोमोसोम कहाँ पे आ जाएं, इक्वेटर पे आ जाएं, ठीक है, सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाएं और दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर अटैच हों, ठीक, काइनेटोकोर पे दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर अटैच हों, दैट इज द करैक्टरिस्टिक डायग्राम ऑफ द मेटाफेज, ठीक है। वो जो कंडेंसेशन था, लपेटनी प्रोसेस थी, मेटाफेज में खत्म हो जाती है। तो क्रोमोसोम सबसे छोटे यहाँ पे होते हैं, थिकेस्ट यहाँ पे होते हैं, क्लियरली विजिबल यहाँ पे होते हैं, काउंटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, साइज आप यहाँ पे नाप सकते हो। मतलब मॉर्फोलॉजी पढ़ने के लिए सबसे अच्छी जो स्टेज है वो मेटाफेज है। कौन सी? मेटाफेज है सर, ठीक। मॉर्फोलॉजी का मतलब आ जाता है साइज नापना हो, नंबर काउंट करना हो, ठीक है, क्लियरली विजिबल, मोस्ट क्लियरली विजिबल यहाँ पे दिखाई देते हैं, सारे के सारे इक्वेटर पे दिखाई देते हैं, ठीक है। ये माइटोसिस की मेटाफेज है ना। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि काइनेटोकोर पे, सिस्टर क्रोमेटिड पे दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर अटैच है, ये है ना सर, ये मेन पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। दोनों साइड से काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं, ठीक है, माइटोसिस की मेटाफेज में, ठीक है सर। चलिए, तो ये हो गया मेटाफेज, ठीक है। मेटाफेज में अब क्वेश्चन आता है कि स्पिंडल फाइबर अटैच एट द काइनेटोकोर इन, आंसर होगा मेटाफेज, है ना। एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है। देखो आप एक बात समझिए सर, इस डायग्राम को देखिए आप वापस से, ये वाला, ठीक है। देखो ये आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट, अगर क्वेश्चन आता है कि एट विच स्टेज स्पिंडल फाइबर अटैच विद द काइनेटोकोर, तो आंसर आता है मेटाफेज, है ना। एज पर द एनसीईआरटी इट मस्ट बी मेटाफेज, है ना। जबकि यहीं पर देखो साफ साफ दिख रहा है ट्रांजिशन टू मेटाफेज में कि क्रोमोसोम जो है वो अटैच हो चुके हैं काइनेटोकोर पे, बट यहाँ पे एनसीईआरटी ने साफ साफ दिया हुआ है स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, कहाँ पे? मेटाफेज में, ठीक, ये है, ठीक है सर। ये small disc shape structure at the surface of centromere are called kinetochore, these surface site of attachment of spindle fiber, है ना, ठीक है सर। तो hence the metaphase is characterized by all the chromosome coming at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole and sister chromatid connected its kinetochore to spindle fiber from opposite pole। और ये जो इक्वेटर पे क्रोमोसोम की लाइन बनती है उसे आप क्या कहते हो? उसे कहते हो मेटाफेजिक प्लेट। तो ये सर ये ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट
है ना। आप सोचोगे अरे सर वो पहले स्पिंडल फाइबर ये है, इस पे यहाँ पे अटैच हो गया होगा, है ना, जो क्रोमोसोम है उसके काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर ट्रांजिशन टू मेटाफेज में अटैच होगा तभी तो इक्वेटर पे आएगा। दैट इज ऑल्सो ट्रू, ऑब्वियस सी बात है भाई। पहले आप इधर से सेंट्रोमियर पे अटैच करोगे, सॉरी काइनेटोकोर पे अटैच करोगे, इधर से भी अटैच करोगे, तभी स्पिंडल फाइबर उसको इक्वेटर पे लेके जाएगा। बट एनसीईआरटी ने लिखा है मेटाफेज में अटैच होते तो मेटाफेज में अटैच होता है। ठीक है सर, एनसीईआरटी इज द गॉड फादर। ठीक है सर, चलिए सर अब हम आते हैं नेक्स्ट एनाफेज पर। तो ये हमने सीखा प्रोफेज में कंडेंसेशन होगा, ठीक है सर, और मेटाफेज पे सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं एनाफेज की। एनाफेज इन सभी में शॉर्टेस्ट होता है ना, सबसे छोटा होता है ना। और माइटोसिस की एनाफेज का करैक्टरिस्टिक फीचर है, करैक्टरिस्टिक फीचर जो है वो क्या है, वो है सर स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग, i.e. सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। सर वो आपने सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं बताए, है ना। नो मेजर इशू, है ना। जैसे एक ही क्रोमोसोम के जो दो क्रोमेटिड होते हैं उनको आपस में सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, ठीक है सर। हाँ, तो देखो ये कैसे होता है ना सर, देखो ध्यान से सुनिएगा। जैसे सपोज करो ये अपोजिट पोल पे क्या पहुंच चुके हैं, सेंट्रोसोम पहुंच ही चुके हैं, है ना सर ये, और इक्वेटर पर सारे क्रोमोसोम अलाइन हो ही चुके हैं, राइट। इक्वेटर पे सारे क्रोमोसोम अलाइन हो ही चुके हैं, अरे नाराज ना हो, है ना सर। लाइक दिस, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, क्रोमोसोम कुछ ज़्यादा बड़े हो गए, अभी ठीक है। ध्यान से सुनिएगा सर, ये देखो ये है ये है सेंट्रोमियर, ठीक, ये क्या है, सेंट्रोमियर है सर, ये सेंट्रोमियर है। और दोनों साइड से काइनेटोकोर पे कौन आके अटैच हो चुका है, स्पिंडल फाइबर, ये आ गया स्पिंडल फाइबर, ठीक है सर। दिस इज व्हाट, स्पिंडल फाइबर, ओके सर। या अब देखो होगा क्या, ये जो स्पिंडल फाइबर है एनाफेज में ये शॉर्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये अपनी साइड के क्रोमेटिड को अपनी तरफ पुल करेंगे, है ना सर, अपनी तरफ पुल करेंगे, ठीक है। तो देखो ये आप मान के चलिए सर, इट इज़ लाइक दिस कि ये दो क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, दीज टू आर क्रोमेटिड्स, है ना। और दोनों तरफ से ये जो मेरे फिंगर्स हैं, हैंड हैं, ये स्पिंडल फाइबर है, और ये दोनों सेंट्रोमियर, दोनों काइनेटोकोर को, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड को अपोजिट पोल की तरफ पुल करेंगे। तो सर जिस वजह से भी ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, और वो वजह क्या है, वो वजह है सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे। ये मेन इवेंट है किसका, ये मेन इवेंट है सर आपका एनाफेज का, ठीक है। तो जैसे देखिए इसको मैं दिखाता हूँ, है ना, थोड़ा सा बड़ा करके, तो इफ़ इट विल बी पॉसिबल, देखो ये जो है ये दो जगह टूट जाता है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ट्राई अगेन। ये दो जगह टूट जाएगा इस तरह से, ओ इट इज मैक्सिमम जूम, ये स्प्लिट होने के बाद इस तरह से दिखेगा, है ना सर। बीच में से स्प्लिट होने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगा, है ना। यहाँ पर भी जस्ट ए सेकेंड, राइट, ये जो सेंट्रोमियर है ये दो पार्ट में टूटेगा, है ना, लाइक दिस, एक इधर एक इधर, ठीक है। तो दो सेंट्रोमियर अलग हो गए, है ना। तो देखो ये सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो गए, ये सिस्टर क्रोमेटिड अलग, ये अलग, इसी तरह से ये सब हो जाएंगे।
तो सिस्टर क्रोमेटिड अलग है ना सर। तो डायग्राम देखिए कुछ इस तरह का दिखाई देगा आपको। और ये इधर ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है सर, लाइक दिस। ये ठीक है, डिफरेंस देखिए सर आप, यहाँ पे सेंट्रोमियर अटैच है ना, सेंट्रोमियर अटैच है, यहाँ पे ये देखो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो चुके हैं। तो सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। अब ये स्पिंडल फाइबर छोटे होंगे तो ये अपनी अपनी साइड के स्पिंडल क्रोमेटिड को अपने अपने पोल की तरफ पुल करेंगे। तो पुल करेंगे तो शेप दिखाई देगा आपको, किस चीज़ का शेप दिखाई देगा, क्रोमोजोम का एक्चुअल शेप दिखाई देगा। एल शेप, वी शेप है ना सर, आई शेप, जे शेप। मेटासेंट्रिक है तो वी शेप, ठीक है सर, है ना। देखो मेटासेंट्रिक होगा तो वी शेप दिखेगा लाइक दिस, और सब मेटासेंट्रिक होगा तो एल शेप दिखेगा, और अगर एक्रोसेंट्रिक होगा तो जे शेप दिखेगा, और अगर टीलोसेंट्रिक होगा तो आई शेप दिखेगा, है ना। कैसा दिखेगा, आई शेप दिखेगा। एनसीईआरटी देखिए सर आप, ये देखिए ये जो डायग्राम है दिस, अगर डायग्राम देके क्वेश्चन पूछा तो वो ये वाला डायग्राम देके क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो इवेंट देखिए क्या है, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमोसोम सेपरेट, क्रोमेटिन मूव्स टू अपोजिट पोल। दिस इज द इवेंट ऑफ द एनाफेज, है ना सर, दिस एनाफेज, राइट। At the onset of the anaphase, each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously and two daughter chromatid, now referred to as daughter chromosome, begin their migration toward the opposite pole। कि जो स्पिंडल फाइबर की वजह से सेंट्रोमियर अलग हुआ है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए हैं, वो डॉटर क्रोमोसोम है और वो अपोजिट पोल की तरफ अपना माइग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज द एनाफेज, राइट। तो बाकी तो कुछ नहीं है, ठीक है। नाउ सर अब आता है टीलोफेज, राइट। सो टीलोफेज मतलब, टीलो मतलब टर्मिनल फेज, ठीक। टीलोफेज लाइक जस्ट अपोजिट टू द प्रोफेज। मतलब व्हाट डू यू मीन सर, प्रोफेज में क्या हुआ था, कंडेंसेशन हुआ था, क्रोमोसोम मटेरियल जो फैला पड़ा हुआ था, थ्रेड आपका पतंग उड़ाने का डोरा, उसको आपने ऐसे कंडेंस किया था, अब वो उधेड़ दो वापस से। यानी कि ये जो कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम बने हैं, ये सारे क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, फिर से अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे, थ्रेड आपका इधर उधर बिखर जाएगा, ये होने वाला है, ठीक है सर। यस सर। अब इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हुई थी, वो वापस आ जाएगी। स्पिंडल फाइबर बने थे वो वापस चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ये सब टीलोफेज में होने वाला है, ठीक है सर। और एस्ट्रल रेज बने थे वो गायब हो जाएंगे, ठीक है। सारे के सारे जो जितने भी सेल ऑर्गेनल थे वो गायब हुए थे, वो वापस आ जाएंगे। ये सब टीलोफेज में होने वाला है। और एक ही सेल के जो अपोजिट पोल पे जेनेटिक मटेरियल यानी कि क्रोमोसोम्स पहुंचे हैं, है ना सर, वो दोनों के चारों तरफ क्या बनने वाला है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने वाला है सर। प्रोफेज में न्यूक्लियोलस गायब हुई थी, वो भी वापस आ जाएगी, वो भी क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी, ठीक है सर। सो दिस इज अबाउट द टीलोफेज। हैव ए लुक, ये देखिए टीलोफेज, ये देखो सर, देखो ये क्या दिखाया उन्होंने, टीलोफेज। तो यहाँ पे ये दिखाए हुए हैं, बट ये भी आपके गायब हो जाते हैं, ठीक है। देखो ये न्यूक्लियस दिखा दिया है सीधा, और अंदर कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है, अंदर कुछ खास मटेरियल नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये देखो डिकंडेंस एंड लूज दियर इंडिविजुअलिटी, मतलब वो वापस से उधेड़ दिए गए हैं, ठीक है। ये हो गया। क्रोमोसोम की इवेंट क्या है, क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल एंड दियर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट। मतलब आपने यार, आप पे 4 चरखी थी, है ना, उनका डोरा आपने उधेड़ दिया, अब आप नहीं पहचान पाओगे कि कौन सा डोरा किस चरखी का है, ठीक है। यानी कि डीएनए उधड़ चुका है, राइट। यानी कि आप अलग अलग नहीं पहचान पाओगे कि दिस वन इज क्रोमोसोम 1, दिस इज क्रोमोसोम 2।
न्यूक्लियर एनवलप वापस से आ जाती है, ठीक है। न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ईआर, बाकी सेल ऑर्गेनेल सब वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये है टीलोफेज, ठीक। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस, राइट। उससे पहले आप देखिए सर ये चीज़, ठीक, जस्ट ए सेकेंड। देखो सर, जो मैंने अभी तक सिखाया उसको आप समझिए। ये एक डायग्राम के थ्रू, नाराज मत हो भाई। देखिए सर, ये प्रोफेज है, ठीक है। ये प्रोमेटाफेज है, मतलब जो ट्रांजिशन टू मेटाफेज जिसको हम कह रहे थे, है ना, जो हमारी एनसीईआरटी ने ट्रांजिशन टू मेटाफेज बताया है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो क्रोमोसोम, जो ब्लू कलर के क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पे नहीं है ना, इक्वेटर पे नहीं है, ठीक है सर। और स्पिंडल फाइबर उन पे अटैच हो चुके हैं, ठीक। नेक्स्ट, अब आप देखिए ये मेटाफेज, ठीक है सर। प्रोमेटाफेज के बाद आ जाएगा मेटाफेज, ठीक है सर। मेटाफेज का करैक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इक्वेटर पे रहेंगे सारे के सारे क्रोमोसोम्स। दिस इज द मेन पॉइंट सर, दिस इज द मेन पॉइंट, है ना। ये तो सर बहुत ही सुंदर डायग्राम है, मतलब सारे के सारे क्रोमोसोम आपको कहाँ दिखेंगे, इक्वेटर पे दिखेंगे। इसी को मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं ना। सेम डायग्राम जो हमारा एनसीईआरटी में भी है, सेंट्रोसोम एट वन स्पिंडल पोल और अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आपको सेंट्रोसोम का पेयर दिखाई देगा, जबकि प्रोमेटाफेज में या ट्रांजिशन टू मेटाफेज में आपको नहीं दिखाई देगा, एच पर आ रहा है एनसीईआरटी, ठीक है। तो देखिए सर, ये है एनाफेज, देखो कितना सुंदर डायग्राम है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं, जो इन्होंने ब्लू कलर से दिखाए हुए हैं, वो सेपरेट हो चुके हैं। ये देखिए सर, सेपरेट हो चुके हैं, ये क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं, और ये अपने अपने पोल की तरफ जा रहे हैं। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनाफेज, राइट सर। ये एनाफेज है। और ये टीलोफेज है। टीलोफेज में देखो न्यूक्लियोलस बन रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ रही है। ये जो साफ साफ क्रोमोसोम दिख रहे थे, ये जो साफ साफ क्रोमोसोम दिख रहे थे, वो क्रोमोसोम साफ साफ दिखने बंद हो गए हैं, मतलब वो उधड़ने शुरू हो गए हैं, मतलब कि वो डिकंडेंस होने स्टार्ट हो गए, ठीक है। और फिर साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगी, ठीक है। साइटोकाइनेसिस जब स्टार्ट होती है तो सर देखिए कैसे होगी, जैसे टीलोफेज है, तो इसमें 2 डॉटर न्यूक्लियाई आ गए, राइट। अगर ये एनिमल सेल है, ठीक है, तो एनिमल सेल में सर फरो फॉर्मेशन से होती है। फरो फॉर्मेशन क्या होता है कि दोनों साइड से ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड होनी स्टार्ट हो जाती है ना। एक्चुअली यहाँ पे लगे होते हैं माइक्रोफिलामेंट का नेटवर्क यहाँ पे लगा रहता है। साइटोस्केलेटन में हम सीखेंगे, है ना, या आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट का क्या रहता है, नेटवर्क रहता है। तो माइक्रोफिलामेंट याद रखिएगा सर, माइक्रोफिलामेंट इन एनिमल सेल्स साइटोकाइनेसिस, एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये फरो डीप होती चली जाती है ना सर। ये फरो क्या होती है, ये डीप होती चली जाती है, और 2 डॉटर सेल इवेंचुअली अलग हो जाती हैं। इस तरह से ये फरो डीप होती जाती है, और फाइनली ये यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। और जब ये यहाँ मिल जाते हैं तो ये 2 डॉटर सेल सेपरेट हो जाती हैं। ये सेल फरो मेथड हो गया। अब इसमें बाहर से अंदर की तरफ हुआ है, ठीक है, तो इसको आप कहते हो सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस। अब अगर प्लांट सेल में लोगे तो सर प्लांट सेल में तो चारों तरफ क्या है, प्लांट सेल में तो चारों तरफ यार सेल वॉल है, तो सेल वॉल तो अंदर की तरफ फरो नहीं बनाने देगी। तो उस केस में क्या होता है, दोनों डॉटर न्यूक्लियाई के सेंटर से स्टार्टिंग होती है, यहाँ से ये फ्रैग्मोप्लास्ट आते हैं, गोल्गी बॉडी के फ्रैगमेंट्स वगैरह, है ना, ट्यूब्यूल्स वगैरह आके यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं सेंटर में, उनको कहते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। और वो दोनों साइड में बढ़ते चले जाते हैं, ऐसे दोनों साइड में बढ़ते जाते हैं, यानी कि सेंटर से दोनों साइड में प्रोग्रेशन हुआ, तो ये हो जाता है आपका सेंट्रीफ्यूगल। इसको क्या कहोगे आप, सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस। इसे सेल प्लेट मेथड कहते हैं।
कौन सा मेथड है ये? सेल प्लेट मेथड, ठीक है। इसको आप क्या कहते हो? सेल प्लेट मेथड कहते हो। तो सेल प्लेट मेथड सेंट्रीफ्यूगल वाली साइटोकाइनेसिस किस किस में होगी? जिसमें सेल वॉल है, जैसे कि फंजाई और प्लांट सेल मेनली, ठीक। और सेंट्रीफ्यूगल किस में होगी? जिसमें सेल मेम्ब्रेन, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल नहीं है। इसमें माइक्रोफिलामेंट हेल्प करेंगे, ये बाहर से अंदर की तरफ होगी, यानी कि सेंट्रीपिटल होगी। इसमें सर माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करते हैं। अगर हम इसको साइटोस्केलेटन से जोड़ें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स इसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। देखिए सर, एक डायग्राम देखिए सर, बढ़िया सा है ना, जस्ट अ सेकेंड, दिस वन, ये देखो सर, दिस क्लीवेज ऑफ एन एनिमल सेल, है ना। इस तरह से ये क्लीवेज फरो बनता है, ये क्लीवेज फरो बनता है, दोनों साइड से अंदर की तरफ चलेगा। तो ये क्लीवेज फरो किस में हेल्प करता है? एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस में हेल्प करेगा, ठीक है सर। और ये देखो, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये क्लीवेज फरो बनता है इस तरह से। जैसे बलून लो आप, बलून को ना ऐसे ट्विस्ट कर दो, ऐसा ना 180 डिग्री या 360 डिग्री ट्विस्ट कर दो, आई थिंक 180 डिग्री से काम चल जाएगा। तो वो जो बीच में डिमार्केशन बनेगा वो फरो है, ठीक है। और ये प्लांट सेल का है, देखो ये दो न्यूक्लियाई बने, ये दो न्यूक्लियाई, और बीच में ये जो डॉट 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 दिख रहे हैं आपको, ये फ्रेगमोप्लास्ट हैं, ये बेसाइकल्स आके बनाती हैं। बेसाइकल्स कहाँ पे होती हैं? ईआर में और गोल्गी बॉडी में होती है। तो गोल्गी बॉडी की मेनली आके बनाती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स उसमें हेल्प करते हैं, और बाद में प्लेट बन जाती है। और यही सेल प्लेट जो है बाद में सेल वॉल या मिडिल लैमेला का काम करती है, ठीक है सर। सो दिस इज अबाउट द साइटोकाइनेसिस, है ना। एंड एक्चुअली दिस इज अबाउट द कहना चाहिए कि लाइक माइटोसिस ऑल्सो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो सर, एनसीईआरटी में इंटरफेज लिखा है, टीलोफेज के बाद क्या आ गया? इंटरफेज आ गया। वाई सर? क्योंकि देखो ये दो डॉटर सेल बन गई, अब ये दोनों डॉटर सेल किस में एंटर करेंगी? या तो G1 में या G0 में, तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा है? इंटरफेज लिखा। सर एनसीईआरटी इज गॉड फादर बुक सर, यस सर। ईच एंड एवरी जो मतलब लाइन हैंड, स्टेटमेंट हैंड, डायग्राम है सर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं सर, ठीक है। इजी पेपर आ रहा है इसलिए 720 जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, अब क्या हो अगर सर साइटोकाइनेसिस फेल हो जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं है, जैसे ये एक सेल है, दो डॉटर सेल बनी, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई तो बाइन्यूक्लिएटेड सेल्स होगी। सपोज करो ये दोनों न्यूक्लियस वापस से क्या कर ले? माइटोसिस कर ले, तो 4 न्यूक्लियस हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, है ना सर। इस तरह से मल्टी न्यूक्लिएटेड या कहना चाहिए को कोइनोसाइटिक या सिंसिचियम कंडीशन आ जाती है ना। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आती है जिसको सिंसिचियम कहते हैं, जैसे लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। कोकोनट में जो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, मतलब जो कोकोनट वाटर आप पीते हो वो लिक्विड रहता है, क्योंकि उसमें सेल वॉल नहीं होती है न्यूक्लियस के बीच में, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं हम? लिक्विड फॉर्म में उसको सिंसिचियम कंडीशन कह रहे हैं, ठीक है। ये है सर सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो इसमें मैं आपको समझा देता हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं। सिंगल जायगोट से पूरा ऑर्गेनिज्म बनने के लिए माइटोसिस लगती है। वो जो स्टार्टिंग में क्लीवेज होते हैं ना जायगोट में, वो माइटोसिस ही होती है, ठीक है। कहीं पे आपको चोट लग जाए, जो हीलिंग होती है माइटोसिस से होती है। बेबी है, बेबी की ग्रोथ होती है माइटोसिस से होती है, ठीक है। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ एक यही तरीका होता है, किस चीज़ का? खुद को ग्रो करने का या इवन गैमीट बनाने का। जैसे हनी भी है, मेल हनी भी है, तो उसमें गैमीट भी माइटोसिस से ही बनते हैं, क्योंकि वो हैप्लॉइड है, उसमें मेयोसिस हो ही नहीं सकता, दे कैन नॉट अफोर्ड। माइटोसिस सर जनरेशन आफ्टर जनरेशन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करके रखती है, यानी कि जेनेटिक स्टेबिलिटी लाती है। कौन? माइटोसिस। मियोसिस वेरिएबिलिटी लाती है। क्लोनिंग में माइटोसिस आती है ना। जो हमारा टिश्यू कल्चर है, हम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी के आसपास पढ़ते हैं, मतलब स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में ही पढ़ते हैं। जो टिश्यू कल्चर है उसमें माइटोसिस इन्वॉल्व होती है, ठीक है। माइटोसिस जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रखती है, कांस्टेंट रखती है, और ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को भी मेंटेन रखती है, ठीक है। जैसे G1 और G2 में क्या हुआ? सेल का साइज बढ़ गया बहुत ज़्यादा, है ना सर, क्योंकि G1 और G2 तीनों में ही साइटोप्लाज्म कंटिन्यूसली बढ़ा। और एस फेज में सिर्फ न्यूक्लियस बढ़ा, क्योंकि उसमें DNA डबल हुआ।
तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो मतलब न्यूक्लियस का वॉल्यूम और साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम का जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो गया, तो उसको मेंटेन करने के लिए वापस से सेल डिवाइड करती है, माइटोसिस करती है। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। और एक और बढ़िया सा पॉइंट है कि प्लांट टिश्यू के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, अपाइकल और लेटरल मेरिस्टेम, ये सब माइटोसिस से ही क्या करते हैं, ग्रो करते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ, है ना। ये सब दिया हुआ है। रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, ठीक है। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड, है ना। तो ये सब जो है किस चीज़ का है, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस है। ठीक है सर। सो दिस इज़ फॉर टुडे, है ना माय डियर फ्रेंड्स। आई होप यू एंजॉय द सेशन, राइट सर। और so this is for today. I hope you enjoy the session, right sir। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना, मियोसिस के लिए, है ना सर। तब तक के लिए बी हैप्पी वट एवर द सिचुएशन, है ना। मेहनत से पढ़िए सर, है ना। एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।